यूज अलग अलग तरह से हम लोग देखते हैं, जैसे कोयला है, वुड है, सब में कार्बन पाया जाता है, लेकिन यही जब मिलता है तब कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है, जो कि ये ह्यूमन के द्वारा नहीं लिया जा सकता है ना। और यदि लेंगे तो पॉइजनस ये सब चीज़ें होंगी। तो इस तरह से एक नया सब्सटेंस हमारे पास CO2 बना। तो जब हमारे पास कोई भी केमिकल रिएक्शन होता है तो केमिकल रिएक्शन में हम लोग यही देखते हैं कि नया नया कोई भी दो सब्सटेंस मिलेगा या दो से अधिक सब्सटेंस मिल करके नया सब्सटेंस बनाएगा, और उसकी जो प्रॉपर्टी होगी वो भी अलग होगी। अब जैसे इसकी प्रॉपर्टी देख लीजिए, अब यहाँ पर ये कार्बन है ना, एलिमेंटल फॉर्म में मान लीजिए है, या कार्बन यहाँ पर भी है तो नॉन मेटालिक फॉर्म में है, लेकिन यहाँ पर जैसे ही ये बना, यहाँ पर इसमें ये गैसियस फॉर्म में हो गया, ठीक है, CO2। यहाँ पर भी गैस है, लेकिन इसको हम लोग ले सकते हैं रेस्पिरेशन के माध्यम से, लेकिन यहाँ पर हम लोग ले नहीं सकते हैं। तो इस तरीके से हम देखेंगे तो डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ में, डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ के साथ ये नया सब्सटेंस बनाएगा। तो जब रिएक्शन होगा ना तो इसमें कुछ चेंजेज होंगे, कुछ चीज़ें होंगी, है ना। तो अब क्या क्या चीज़ें देखने को मिलेंगी, तो जहाँ कहीं भी रिएक्शन होगा तो कहीं पर उसके स्टेट में चेंज देखने को मिल सकता है। जैसे मान लीजिए अमोनिया है तो ये गैसियस स्टेट में है, यहाँ पर हाइड्रोजन क्लोराइड है, ये भी गैसियस स्टेट में है, और यहाँ पर एक सब्सटेंस बना अमोनियम क्लोराइड, ये सॉलिड स्टेट में है ना, NH4Cl। अब यहाँ पर देखेंगे तो ये चेंज इन कलर, तो चेंज इन कलर का एग्जांपल क्या हो सकता है, तो यहाँ से हम देखेंगे तो CuSO4, ये इसका कलर कॉपर सल्फेट का ये ब्लू होता है, लेकिन जैसे ही आयरन के साथ ये रिएक्ट करता है तो ये FeSO4 ये ग्रीन कलर का हो जाता है और कॉपर इसमें से बाहर आ जाता है। फिर उसके बाद इवोल्यूशन ऑफ गैस, तो गैस का इवोल्यूशन का मतलब क्या हुआ, जैसे ये जिंक ग्रेन्यूल है, आपके NCERT में एग्जाम्पल में ही ये समझाया हुआ है ना। तो जैसे जिंक है और यहाँ पर HCl इसमें डाला गया, तो इसमें से क्या होगा, ZnCl2, और इसमें से हाइड्रोजन गैस लिबरेट करेगा, ठीक है। जनरली ये स्कूल वगैरह में भी एग्जाम्पल दिखा दिए जाते हैं। फिर उसके बाद है चेंज इन टेम्परेचर, यानी कि यहाँ पर कैल्शियम ऑक्साइड है, ठीक है, और यहाँ पर वाटर है। जैसे ही इसमें हम डालेंगे तो इससे पहले इसका टेम्परेचर बिल्कुल नॉर्मल रहेगा, और जैसे ही ये रिएक्ट करेगा तो CaOH का होल ट्वाइस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा और इसमें से हीट रिलीज होगा, ठीक है, हीट रिलीज होगा इसमें। तो ये भी इसमें टेम्परेचर का चेंज देखने को मिल गया। उसके बाद फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, अब यहाँ पर देखिए BaCl2 है, और फिर उसके बाद Na2SO4 है, सोडियम सल्फेट है, तो अब ये मिल करके BaSO4 बनाएगा और 2NaCl। तो ये जो BaSO4 हुआ ना यहाँ पर, BaSO4 इसका वाइट प्रेसिपिटेट बन जाएगा, ठीक है। आगे हम लोग पढ़ेंगे कि प्रेसिपिटेट क्या होता है, तो इसमें ध्यान में रखेंगे। तो प्रेसिपिटेट का बनना भी, टेम्परेचर का चेंज होना, गैस का इवोल्यूशन होना, गैस का निकलना, कलर में चेंज होना, स्टेट में चेंज होना, ये चारों पांचों चीज़ें हमें क्या बता रही हैं कि किसी तरह से, मतलब ये चारों पांचों चीज़ें हमें बता रही हैं कि रिएक्शन कहीं ना कहीं हुआ है। तो जहाँ भी रिएक्शन होगा तो या तो चेंज इन स्टेट होगा, नहीं तो चेंज इन कलर होगा, चेंज इवोल्यूशन ऑफ गैस होगा, चेंज इन टेम्परेचर होगा, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट होगा। तो एक चीज़ ध्यान में रखना है, NCERT में सिर्फ 4 ही पढ़ना है आप लोगों को, ठीक है। पाँचवा आपको NCERT में नहीं पढ़ना है, लेकिन फिर भी ध्यान में रखिएगा कि प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन कहीं कहीं हम लोगों को देखने को मिल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है केमिकल जो इक्वेशन। अब केमिकल रिएक्शन होगा तो इसको हम लोग डिनोट भी करेंगे, इसको हम लोग लिखेंगे भी, तो इसके लिखने के तरीक़ों को ही, रिप्रेजेंटेशन को ही हम लोग केमिकल इक्वेशन बोलते हैं। द सिम्बॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ केमिकल रिएक्शन इन द फॉर्म ऑफ सिम्बल्स एंड केमिकल फार्मूलाज इज कॉल्ड केमिकल इक्वेशंस। अब जैसे इसको हम लोग समझ सकते हैं, क्या कह रहा है, रिप्रेजेंटेशन है केमिकल रिएक्शन का। तो जो ऊपर हम लोग केमिकल रिएक्शन यहाँ पर जो देखे, ये सारा का सारा केमिकल रिएक्शन, तो इसका रिप्रेजेंटेशन ये जो हमने किया है ना, यही रिप्रेजेंटेशन ही केमिकल इक्वेशन है। क्या है, केमिकल इक्वेशन है। अब जैसे मैग्नीशियम है और यहाँ पर ऑक्सीजन है, तो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन मिल करके MgO बन गया। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, ये मिल करके बन गया मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड का रिप्रेजेंटेशन MgO से कर सकते हैं, ऑक्सीजन का रिप्रेजेंटेशन मॉलिक्यूलर फॉर्म में O2 से कर सकते हैं, और मैग्नीशियम का रिप्रेजेंटेशन हम Mg के फॉर्म में कर सकते हैं। तो यही हमारा हुआ केमिकल इक्वेशन।
अब जब केमिकल इक्वेशन हमारे पास बन जाता है तो इसको बैलेंस करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि इस केमिकल इक्वेशन को बैलेंस हम लोग इसलिए करते हैं क्योंकि 9 क्लास में हम लोग पढ़े हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ये क्या बोलता है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास हमें ये बोलता है कि कोई भी रिएक्शन होगा ना, तो जो उसका रिएक्टेंट होगा, जो उसका कोई भी रिएक्शन होगा तो रिएक्शन से पहले यानी कि बिफोर रिएक्शन जितना मास होना चाहिए, बिफोर रिएक्शन जितना मास होना चाहिए उतना ही मास आफ्टर रिएक्शन होगा। आफ्टर रिएक्शन उतना ही मास होना चाहिए हमारे पास, ठीक है। और यदि ये नहीं हो रहा है तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को ये फॉलो नहीं कर रहा है, तो उस केस में वो बैलेंस केमिकल इक्वेशन नहीं कहा जाएगा। और यदि हो रहा है तो कर रहा है, तो कोई भी केमिकल इक्वेशन जब भी हम लिखेंगे तो उसको दो तरह से ध्यान में रखेंगे। तो जो वहाँ पर एक एरो साइन होगा तो एरो साइन के पहले वाले को हम लोग रिएक्टेंट बोलेंगे, एरो साइड के पहले वाले को हम लोग बोल देंगे रिएक्टेंट। और यही रिएक्टेंट जो होता है ना, इसी का रिएक्शन होता है, इसी रिएक्टेंट का क्या होता है? रिएक्शन होता है, ठीक है। इसी रिएक्टेंट का रिएक्शन होता है। अब उसके बाद क्या होता है कि जो नया सब्सटेंस बन जाएगा, न्यू सब्सटेंस जो बनेगा, यही न्यू सब्सटेंस हमारे पास प्रोडक्ट होता है। अब यही प्रोडक्ट, अब जैसे मान लीजिए यहाँ पर है, एग्जाम्पल के तौर पर हम ले लिए, मान लीजिए हमारे पास कार्बन है और यहाँ पर ऑक्सीजन है और यहाँ पर हमारा बना CO2, ठीक है। तो ये कार्बन ऑक्सीजन ये रिएक्टेंट कहलाएंगे, रिएक्टेंट, और CO2 का बनना ये प्रोडक्ट कहलाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर रिएक्टेंट का मास देखेंगे तो कार्बन का जो मास होता है, कार्बन का जो मास होता है, ये कार्बन का मास 12 हो जाएगा, ठीक है। और ऑक्सीजन का हो जाएगा, ऑक्सीजन का 16, तो ये 2 है यहाँ पर, तो ये हो जाएगा 32, ठीक है। अब दोनों को जोड़ दीजिए, दोनों को जोड़ने पर कितना आ रहा है? दोनों को जोड़ने पर 4 और ये 44 आ जाएगा, ठीक है, 44 म्यू। अब यहाँ पर ये 44 है तो इधर भी 44 आना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर भी 12 कार्बन का और यहाँ पर भी 32, तो दोनों जोड़ करके हमारे पास 44 म्यू आ गया। तो यहाँ पर भी हमारे पास क्या होना चाहिए? 44 आ गया। इसलिए हम कह सकते हैं कि ये रिएक्शन बैलेंस्ड है। तो बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन का मतलब होता है, अब इसको थोड़ा सा और भी हम लोग समझ सकते हैं। बैलेंस्ड का मतलब क्या होगा कि जब भी कहा जाए कि रिएक्शन को बैलेंस्ड करना है, बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन तो इसमें क्या होगा कि जितना भी हमारा रिएक्टेंट साइड रहेगा, रिएक्टेंट साइड का नंबर ऑफ एटम्स बराबर रहेंगे प्रोडक्ट साइड के नंबर ऑफ एटम्स के, प्रोडक्ट साइड के नंबर ऑफ एटम्स के ये बराबर रहेंगे। जितना भी रिएक्टेंट साइड का रहेगा उसी के बराबर रहेगा यहाँ पर प्रोडक्ट साइड में। जैसे एक और भी एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, तो ये हो जाएगा MgO। अब ये बैलेंस नहीं है, तो बैलेंस करने के लिए हम क्या करेंगे? इधर ऑक्सीजन 2 है तो इधर 2 करने के लिए हम यहाँ पर 2 रख देंगे। अब यहाँ पर मैग्नीशियम 2 हो गया तो मैग्नीशियम इधर 1 है तो यहाँ पर भी हम 2 रख देंगे। तो यहाँ पर नंबर ऑफ़ एटम्स काउंट करेंगे, तो नंबर ऑफ़ एटम्स जब हम काउंट करेंगे तो मैग्नीशियम का LHS साइड में आ गया 2 और ऑक्सीजन का भी आ गया हमारे पास 2। RHS साइड में क्या आ गया? RHS साइड में भी मैग्नीशियम का एटम का संख्या हो गया 2 और ऑक्सीजन का भी हो गया 2। इसलिए हम कह सकते हैं कि ये जो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन को फॉलो करता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को भी फॉलो करता है और साथ ही साथ ये बैलेंस्ड भी है, ठीक है। तो ये केमिकल रिएक्शन बैलेंस्ड भी है, ठीक है। तो इतना चीज़ हमें ध्यान में रखना है। आगे की क्लास में हम लोग टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन।
ठीक है। आगे के क्लास में हम लोग टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन पढ़ेंगे। थैंक यू।